नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। भगवान से प्रार्थना आप सबका स्वास्थ्य बढ़िया होगा और आप लगे हुए होंगे। लगे रहो दोस्तों, बस यही एक रास्ता है हमारे पास। इस बार वर्दी लेनी है, वर्दी का जुनून है, नौकरी को पाना ही है। ठीक है, तो हम मौलिक अधिकारों की सीरीज़ में लगे हुए हैं। मौलिक अधिकारों की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसके तहत हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। 5 हमने पढ़ लिए हैं, तो लास्ट हमारा बचा हुआ है 6ठा, जिसको हमने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका नाम है 6ठे का। और इसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 32 के तहत बताया गया है। ठीक है, हमने कल 5वां अनुच्छेद पढ़ा था, धार्मिक शिक्षा व स्वतंत्रता का। उसके तहत हमने अनुच्छेद 30 तक पढ़ लिया था। लास्ट अनुच्छेद हमने 30 पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो एक अनुच्छेद तो मिसिंग हो गया आपका, अनुच्छेद 31 का तो कहीं नाम ही नहीं आया। अनुच्छेद 31 जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शायद आपके याद नहीं रहा होगा, या याद भी रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 31 जो है उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो मूल संविधान था उसमें कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो एक यही था जो अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था संपत्ति के अधिकार के बारे में। हमारे संविधान में एक संशोधन होता है, 44वां संशोधन। मैंने बताया था ये कई बार आएगा और इसको याद भी रख लेना। 1978 में 44वें संशोधन 1978 के तहत जो मौलिक अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 31 के तहत, उसको निरस्त कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, केवल एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? अब वो विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये था अनुच्छेद 31। 30 तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले ये याद कर लीजिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा। कौन से अनुच्छेद को? संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेद को, संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और अगर जो बात देगा वो ऑप्शन में अनुच्छेद की, तो क्या टिक करना है आपको? अनुच्छेद 32 लगाना है। इसको कहा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं उनमें यही पूछा है, संविधान की आत्मा मतलब इसके बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में। और भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो ये आना 99% तय है। अगर जो इसमें से सवाल पूछेगा कि संविधान की आत्मा कौन से मौलिक अधिकार को कहा गया है, नाम दे देगा, या फिर संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है, अनुच्छेद दे देगा। तो 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ लेते हैं। 32 में क्या बताया है? 32 में बताया गया है, 32 में लिख रहा है कि यदि जो 5 मौलिक अधिकार हमने पढ़े हैं, यदि मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार अभी तक हमने पढ़ लिए? 5 जो मौलिक अधिकार हैं। यदि मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होता है, किसी भी प्रकार से हनन होता है, हनन मतलब नुकसान होता है, या वो फॉलो नहीं हो रहे, या उनका उल्लंघन किया जा रहा है, ये वर्ड ठीक होगा, उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है।
5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 में ये लिखा हुआ है। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का नाम भी लिख रहा है उसमें, उपचारों का अधिकार, जो हमारे 5 मौलिक अधिकार हैं जो हमने अब तक पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, उनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है या हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। क्वेश्चन इसी से आता है। यूपीपीसीएस में लगभग बहुत बार, मतलब क्या ही बताऊं, ज़्यादातर बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो 5 प्रकार की याचिकाएं हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। ये 5 प्रकार की याचिकाएं क्या हैं और समझ लेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं जिन्हें रिट्स बोला जाता है वो क्या है। देखिए, 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं उनसे क्वेश्चन कैसा बनता है। पहली जो याचिका है, फर्स्ट, मैं उसको बता दूं, एक सेकंड। फर्स्ट याचिका जो है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये उसका हिंदी में नाम है। जो इंग्लिश में नाम है, जो रोमन वर्ड है, वो बताया हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस मतलब ऐसे लिखा जाएगा रोमन में, हैबियस कार्पस। अब आप इस बात पे ध्यान दें तो जो पहली रिट है, जो पहली याचिका है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उसमें फर्स्ट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसको ये तो नाम हिंदी में है, इंग्लिश में हैबियस कार्पस। मतलब अगर जो हिंदी में लिखे हम रोमन को, उसको इंग्लिश को, तो हैबियस कार्पस ऐसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है? क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि हिंदी में नाम दे देगा और रोमन में लिख देगा, उनको मैच करना है पाँचों को, मतलब मैचिंग वर्ड में दे देगा। इधर हिंदी में लिखी रहेंगी, इधर रोमन में लिखी रहेंगी। इधर बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले नंबर पे होगा, हैबियस कार्पस थर्ड नंबर पे होगा। तो पहले वाले को थर्ड से आपको मैच करना है, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरा, ये क्यों दी जाती है सॉरी, ये याचिका कब जारी करी जाती है, मतलब किस लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 3 टाइप से। तो फर्स्ट देख लेते हैं, पहली वाली मैंने बता दी। फर्स्ट जो है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस, इसका जो अर्थ होता है हिंदी में, उसका मतलब है प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना मतलब पेश करो। कब की जाती है जारी ये याचिका? जब किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो। अवैध रूप से बंदी बनाने पर, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक याचिका जारी करी जाती है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कार्पस। उसका मतलब होता है पेश करो, प्रस्तुत करना। कब? जब अवैध रूप से किसी को बंदी बनाया जाता है। तीनों क्वेश्चन आपके आगे। हिंदी में नाम बता दिया बंदी प्रत्यक्षीकरण, रोमन वर्ड बता दिया हैबियस कार्पस, अर्थ बता दिया, उसका मतलब है पेश करो, सरी लाओ, प्रत्यक्ष प्रस्तुत करो। कब? जब अवैध रूप से किसी को बंदी बना लिया जाता है। सेकंड, दूसरे वाली को देखते हैं। सेकंड, उसका नाम है परम आदेश। परमादेश, मैंडामस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उसे परमादेश और रोमन में बोलते हैं मैंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। हम आदेश दे देते हैं। कब दे देते हैं आदेश? जब कोई भी संस्था है, व्यक्ति है, जो उनका निर्धारित कार्य है, निर्धारित कार्य को न करने पर, ठीक है, कोई भी संस्था है या कोई भी व्यक्ति है, तो उसको एक निर्धारित कार्य दिया गया है, उसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ये काम करना है। तो जो सेकंड रिट है, जो सेकंड याचिका है, उसका नाम है परमादेश। सुप्रीम कोर्ट
जारी करता है उसको रोमन में कहते हैं मैंडेमस। अर्थ है हम आदेश देते हैं। कब दिया जाता है? जब संस्था अपना निर्धारित कार्य न करने पर, निर्धारित कार्य नहीं कर रही हो। तीसरी देख लो, हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध, हिंदी में प्रतिषेध, इंग्लिश में प्रोहिबिशन, रोमन में प्रोहिबिशन। ऐसे कुछ लिखा जाएगा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ है इसका रोकना। कब जारी करी जाएगी? कब जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट? जब कोई संस्था या व्यक्ति, कोई भी संस्था या व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र, जो उसके अधिकार हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करेगा, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, तो उसको रोकेगा, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। रुको, रोकना। प्रतिषेध जो तीसरी है याचिका जिसका नाम है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उसका अर्थ होता है रोकना। कब? जब कोई भी संस्था या व्यक्ति अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करेगा, तो उसको रोक दिया जाएगा कि रुको, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, ये आपका अधिकार नहीं है इस कार्य को करने के लिए। ठीक है। चौथी याचिका, फोर्थ याचिका क्या है? उसका नाम है उत्प्रेषण, और इसको रोमन में बोलते हैं सर्सियोरी, इंग्लिश है CERTIORARY। सर्टियोरी भी बोल सकते हो, सर्शियोरी भी बोल सकते हो, यही है रोमन वर्ड, याद रख लेना, रट लेना। उत्प्रेक्षण का सर्शियोरी। ठीक है। इसका अर्थ होता है रुक जाओ। इससे पहले वाले का भी रोकना था, इसका है रुक जाओ। कब इशू करी जाएगी? कब? जब मतलब हाई कोर्ट जो है अपने लोअर कोर्ट को देखता है। इसका भी अर्थ मतलब सेम सा ही है, प्रतिषेध की तरह ही उत्प्रेषण का भी, कि जब वो भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसको रुक जाओ बोलना, रोकना। तो इसको मतलब मोस्टली जो है हायर कोर्ट जारी करता है, किसके लिए? अपने से लोअर कोर्ट के लिए, अपने से लोअर कोर्ट के लिए। मतलब इसके थोड़ा सा अंतर ये है, समझ लीजिए, जो उत्प्रेषण है, सेरिशरी है, वो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में कोई मामला है और हाई कोर्ट को इसकी सूचना मिलती है कि ये काम उसके अधिकार में नहीं है, ये उसको नहीं करना चाहिए, तो वो उस मामले को अपने पास मंगा लेगा कि इस मामले को हमारे पास जाओ, आप रुक जाओ और इस मामले को हमारे पास सेंड करो, हम देखते हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है। लास्ट, पांचवी, फिफ्थ, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा को वारंटो, को वारंटो, ये है रोमन नेम, को वारंटो, अधिकार प्रक्षा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राधिकृत, प्राधिकृत या वारंट। वारंट आपने सुना होगा, इसका मतलब अधिकार प्रक्षा का प्राधिकृत या वारंट। पांचवी है, इसका मतलब ये है, ये कब जारी की जाती है? तब जारी की जाती है जब कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन से परे जाकर, अपनी क्वालिफिकेशन जो उसकी योग्यता है, योग्यता से परे जाकर पद हासिल कर ले, पद हासिल कर ले, तब जारी की जाती है। देखिए, अधिकार प्रक्षा को वारंटो, इसका मतलब ये है प्राधिकृत या वारंट। कब जारी करी जाती है? तब जारी करी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा
जब कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन या उसकी जो योग्यता है उससे परे जाकर कोई पद हासिल कर ले, तो तब जो है ये अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। ठीक है, ये थी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत 5 याचिकाएं जारी की जाती हैं। अब देखिए जारी कौन करता है, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एक होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट याचिकाएं जारी सुप्रीम कोर्ट भी करता है, याचिकाएं जारी हाई कोर्ट भी करता है। ठीक है, दोनों कोर्ट्स को याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। लेकिन इसमें एक बात है, क्वेश्चन आया भी है 2-3 बार, जो ये याचिकाएं हैं, इन याचिकाओं को जारी करने में हाई कोर्ट मोर पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट से। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं हाई कोर्ट्स। लेकिन याचिकाएं जारी करने की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, सुन लीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है केवल 5 याचिकाएं, लेकिन हाई कोर्ट करता है 6। मतलब हाई कोर्ट एक याचिका ज़्यादा जारी कर सकता है, जिसका नाम है इजेक्शन। मैं बता भी देता हूँ इसके बारे में। इजेक्शन, इंजेक्शन नहीं है, इजेक्शन है। ये है अंतरिम बेल के लिए। किसी को अंतरिम बेल चाहिए, अंतरिम बेल मिलती है ना, मतलब क्विक रिलीफ, एक वाले बोल सकते हैं क्विक रिलीफ। जो अंतरिम बेल मिलती है उसको सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता, केवल हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो एक तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट केवल 5 याचिकाएं जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट 6ठी याचिका भी जारी कर सकता है इजेक्शन अंतरिम बेल के लिए। ठीक है, एक तो अंतर ये है। दूसरा अंतर देख लो, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है या अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। हाई कोर्ट जो याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब जारी कर सकता है याचिकाएं। मैंने बताया था ना कि भाई जो 5 मौलिक अधिकार हमें हैं, 6ठा मौलिक अधिकार ये है, जो पहले के 5 मौलिक अधिकार हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो ये 5 प्रकार की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट क्यों मोर पावरफुल है इससे? हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों पे तो कर ही सकता है, लेकिन विधिक अधिकारों पे भी कर सकता है। विधिक अधिकारों पे भी कर सकता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो याचिकाएं तभी जारी करेगा जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, और कभी नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो याचिकाएं जारी करता है वो मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब भी कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ विधिक अधिकारों का हनन हो तब भी कर सकता है। ठीक है, ये बात थी अनुच्छेद 32 के तहत लास्ट संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। अब थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। अनुच्छेद 32 हो गया हमारा, 32 तक हमने, 31 भी बीच में कवर कर दिया, 32 तक हमने हर सभी अनुच्छेद कवर कर दिए, कोई नहीं छोड़ा। 31 भी मैंने बता दिया। और मैंने जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाने स्टार्ट करे थे, मौलिक अधिकार, तो मैंने बताया था कि 12 से लेके कहाँ तक है, 35 तक, 12 से लेके 35 तक है मौलिक अधिकार पार्ट 3 में। ये मैंने बताया था। हमने 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 12 भी मैंने बताया था और 13 भी मैंने बताया था, राज्य शब्द की परिभाषा और पुनरावलोकन। ये था 12-13 में। फिर 14 से लेके हमारे समानता का अधिकार स्टार्ट हो गया था, और 32 पे आके हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार खत्म हो गया। तो 33, 34, 35 कहाँ है देख लेते हैं। इनको मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद जो 33 है उसमें लिखा हुआ है जो हमारे सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या खुफिया एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां। अनुच्छेद 33 में लिखा हुआ है जो हमारे फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्रीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं यानी पुलिस बल, और खुफिया एजेंसियां हैं, CBI है, रो है, ETC।
इनके मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कटौती कर सकती है। मतलब समझिए आप कितनी बड़ी बात है ये, कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं पूरे के पूरे 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं वो सामान्य नागरिकों को मिलेंगे पूरे पूरे, लेकिन जो हमारे लोग हैं आर्मी में, जो हमारे लोग हैं पैरामिलिट्री में, जो हमारे लोग हैं पुलिस फोर्सेस में, जो हमारे लोग वर्क कर रहे हैं खुफिया एजेंसी में, उनको पूरे मौलिक अधिकार नहीं हैं, उनको पूरे मौलिक अधिकार नहीं मिलते। वो सभा या संगठन नहीं बना सकते, वो शांति बैठ मतलब कोई किसी धरने पे शांति से बैठ के धरना नहीं कर सकते। ये मौलिक अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि संसद ने कानून बनाकर उनमें कटौती कर रखी है। उनको सोने का अधिकार नहीं मिलता है, मतलब टाइम मिलेगा, रेस्ट टाइम होता है, लेकिन वो कभी भी नेवर ऑफ ड्यूटी, वो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं है, कभी भी बुलाया जा सकता है, रात को 2 बजे भी कॉल करके बुलाया जा सकता है। ये है दिया है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 में यही दिया है हमारी आर्मी फोर्सेस मतलब पैरामिलिट्रीज, पुलिस, खुफिया एजेंसी, इनको मौलिक अधिकारों में कटौती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 34 में क्या दिया है। 34 में वर्ड दिया है मार्शल लॉ, हिंदी में बोलते हैं उसको सैन्य कानून। उसमें दिया है यदि मार्शल लॉ लग गया, सेना का कानून लग गया, सैन्य कानून लग गया कहीं पर भी, तो वहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसमें संसद कानून बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है और क्षतिपूर्ति कर सकती है उनकी। हमारे यहाँ मार्शल लॉ कितनी बार लगा है, सैन्य का जो कानून है वो कितनी बार लगा है? एक बार भी नहीं आज तक। आपने सुना होगा कई देश हैं जैसे यमन वगैरह में भी पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ था कि सेना ने राष्ट्रपति को जाके हटा दिया और खुद बैठ गई। जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारी सेना का हेड है, वो उनकी जो सेना का हेड था ऐसे ही सेम यमन का, उन्होंने उसको हटा दिया राष्ट्रपति को, और जो कोई भी बोलेगा उसको गोली मार देंगे। ये होता है मार्शल लॉ, सैन्य कानून, ज़बरदस्ती मतलब करना, खुद अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया सारा मामला। तो हमारे देश में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 34 में लिखा हुआ है, यदि कभी ऐसा होता है तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो छिन गए, हम कोई भी सभा कर रहे हैं, उन्होंने आके गोलियां चला दी, तो वो तो उनका हनन हो गया ना, उनका उल्लंघन हो गया ना। तो संसद कानून बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। ये 34 में लिखा हुआ है। 35 में क्या लिखा हुआ है? 35 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों के तहत, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके तहत, मौलिक अधिकारों के तहत कुछ बातों पर केवल संसद कानून बना सकती है, केवल संसद कानून बना सकती है और कोई नहीं। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ये है कि जो कुछ मौलिक अधिकारों के तहत जो कुछ बातें हैं उन पर केवल संसद कानून बना सकती है। कौन सी बातें हैं? जैसे जब हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 16। क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। मैं पीछे लेके जाऊंगा, इसको ध्यान से सुनना। अवसर की समानता, उसमें हमने 16 की 3 धारा पढ़ी थी कि यदि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर आरक्षण दे सकता है। ये बोला था ना मैंने जब पढ़ाया था। मैंने बताया था कि हमने पढ़ा कि 16 में अवसर की समानता है, अवसर के सबको समान अवसर दिया जाएगा, अवसर के लिए मतलब समानता है सबके लिए। लेकिन 16(3) में ये बात भी लिखी हुई थी कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर आरक्षण बना सकता है। लेकिन कौन कानून बनाएगा? केवल संसद कानून बना सकती है इस पे, राज्य नहीं। केवल संसद कानून बनाएगी इस बात पे। ठीक है, इसीलिए मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे 35 में यही लिखा हुआ है कि 16 का जो 3 भाग है उस पे केवल संसद कानून बनाएगी। ऐसे ही एक है 34, हमने पढ़ा कि जब अभी पढ़ा है मार्शल लॉ लगने के बाद जो हमारे कानूनों का हनन होगा तो उस टाइम कानून कौन बनाएगी? संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति करेगी। ठीक है,
और ऐसे ही हमारा 35 है, 35 में तो लिखा ही हुआ है कि कुछ बातों पर कानून। 34 है, 34 में लिखा हुआ है जो हमारे सैन्य वाले हैं उनके कानून पर, लेकिन कानून केवल और केवल कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, ये लिखा हुआ है 35 में। ठीक है, तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए पूरे के पूरे 6 के 6 प्रकार के, और उसमें मैंने जो बात बताई 12 से लेकर 35 तक हैं, तो हमने वो भी पढ़ दिया, लास्ट का 35 भी पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी आती हो और मौलिक अधिकारों से एक सवाल ना आए। एक नहीं, 1 2 3 4 ये सवाल यूपीपीसीएस में आया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की याचिकाएं और उनके रोमन नेम मैच करने के लिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है। और यूपीपीसीएस के प्री में हर बार 2 या 3 क्वेश्चन 100% मौलिक अधिकार से आते हैं। तो आप पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसआई में 100%, 101% आएगा मौलिक अधिकारों में से 2-3 सवाल। लेकिन आपके एग्ज़ाम में भी यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी 1-2 सवाल 100% फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में से आना ही है, इजी सा आएगा। बस आप इस क्लास को देख लेना, मैं गारंटी लेता हूँ अगर जो इस क्लास में से सवाल ना लगे। ठीक है, आपने मुझे सुना, धन्यवाद, मिलते हैं।